नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 3। जी हाँ, हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020 और इसके अंदर हम लोग हर रोज 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं और उसके इजी एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यूज तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपको उसका सही जवाब और एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, तभी आप जो है उस एमसीक्यू को याद कर पाएंगे। तो इसका आज सेट नंबर हम 3 कर रहे हैं। 2 सेट हम कर चुके हैं, आई बटन पर मैं लगा दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और बेसिकली मेरा इंटेंट ये है कि कम समय के अंदर आपको थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज करा के उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाए, ताकि आपका एमसीक्यू भी कवर हो और लर्निंग भी आपके साथ साथ हो। तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। पेपर 2 मैं ज्योग्राफी ले रहा हूं और पेपर 1 की फैकल्टी बहुत जल्दी आने वाली है और इसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक्स करेंगे। तो ये इसका सेट नंबर 3 है और अगर आपको ऑल देखने हैं जो मैं आई बटन पे लगा दूंगा। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर और केबीईडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहां पर हम लोग इस सीरीज के पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो, उस सबके जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो हमने पीडीएफ कन्वर्ट करके इस चैनल पे डाल रहे हैं। तो आप ये चैनल जरूर ज्वाइन करें। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जैसे आप सर्च करेंगे। ये चैनल डीपी है, इसको आप ज्वाइन करें। ऑल उसका नाम यूजीसी नेट ज्योग्राफी है। इसमें ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों के ही पीडीएफ मिलेंगे आपको इस सीरीज में यूजीसी नेट मिशन 2020 के। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा है इंटरएक्टिव टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारे ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स के लिए। उसके अंदर हम लोग डेली जो है वो टास्क करते हैं, एक इंटरएक्टिव वे के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पहली बार हैं तो आप जरूर देखेंगे, अभी आपको पता पड़ेगा कि वो इंटरएक्टिव पढ़ाई कैसे होती है, क्योंकि उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो हमारे एलिमेंट्स हैं वीडियोस के, जैसे वीडियो के एंड में मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे और रिक्वेस्टेड क्वेश्चन का भी मैंने एक विंडो खोला है, जिसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। ऑलराइट, सो आज सुबह इस तरह की हम लोग रिडल करते हैं हमारे इंटरएक्टिव ज्योग्राफी ग्रुप के अंदर। एक मैं आपको रिडल देता हूं, उसके अंदर फोटो होती है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इस फोटो को देख के आपको बताना पड़ता है और अगर आप फोटो से रिलेट कर पाते हैं तो आपको वो चीजें याद भी रहती हैं। तो देखो, फोटो जो है वो किसी लेक की है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, और इसके ऑप्शन है पेंगोंग लेक, बी सांबर लेक, सी चिलिका लेक और डी वुलर लेक। अब इस फोटो को देख के आप काफी सारी चीजें एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये बोल रहा है कि भाई इनलैंड मतलब जो है वो थोड़ा कोस्टल एरिया से अंडर है और लैंडलॉक्ड है। तो चिलिका लेक तो होगा ही नहीं, क्योंकि चिलिका जो है वो एक कोस्टल लेक है, एक ब्रैकिश वाटर लेक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो इसका टोपोग्राफी आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कहीं भी माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं। तो पेंगोंग जो है वो माउंटेनस एरिया में है और वुलर लेक भी जो है वो भी माउंटेनस एरिया के अंदर है। तो ये जो है लाजमी लग रहा है इसके अंदर कि भाई सांबर लेक ही होगा, क्योंकि ये जो पिक्चर बता रही है वो बहुत कुछ बता दे रही है कि भाई ये पेंगोंग नहीं हो सकता, ये वुलर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, सांबर लेक जो है इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो राजस्थान के अंदर है और जयपुर डिवीजन के अंदर आती है। 80 किलोमीटर जयपुर से दूर है। ठीक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक मतलब ये जो है वो लैंडलॉक्ड है और कोस्टल एरिया से दूर है। इसके बारे में कुछ देखते हैं कि द वाटर ऑफ दिस लेक इज फेड बाय द मेधा रिवर, रूपनगढ़ रिवर, खांडेल रिवर एंड करियन रिवर। ठीक है, ये जो जितने भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ से इसके अंदर पानी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जो लेक है ये एक एंडोरिक लेक है, इट हैज नो आउटलेट। ठीक है, एंडोरिक लेक इस तरह से होती है। ये इसी लेक का एक सैटेलाइट व्यू है, यहाँ पे आप देखेंगे। एंडोरिक मतलब इस लेक के अंदर पानी तो आ रहा है लेकिन पानी बाहर नहीं जा रहा है, इसका आउटलेट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप देखो, यहाँ पे कहीं भी इसका आउटलेट देखने को नहीं मिलता है। पानी जरूर आता है, रेनफेड जरूर होता है, ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है और ये जितने भी रिवर से यहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन ये रिवर का पानी बाहर नहीं जाता है। अब जब पानी बाहर नहीं जाएगा और इस लेक पर इवेपोरेशन होगा या पर्सपिरेशन होगा या सीपेज होगा नीचे, तो फिर क्या होगा? जब पानी बाहर नहीं जा रहा है और सीपेज हो रहा है, तो जितने भी सॉल्ट्स जो है नीचे, जो भी मिनरल्स हैं जो रिवर्स लेके आई थी, वो वहीं इकट्ठा शुरू होना हो जाएंगे। और इसी वजह से ये जो है वो सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है, क्योंकि इसका आउटलेट ही नहीं है। पानी का रिवर जो है वो आ रहा है, रिवर फ्लो जो है वो अच्छा है, लेकिन जो रिवर साथ में मिनरल्स ला रही है वो जो है वो नीचे बैठ रहा है, क्योंकि इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा है। इसी वजह से अगर इसका आउटलेट बाहर होता तो काफी सारा जो है वो मिनरल्स जो है वो पानी के साथ बाहर बह जाता और इसकी सैलिनिटी जो होती है वो कम होती। इसका आउटलेट नहीं है, इसी वजह से जो है ये जो है वो सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। इट इज फार सॉल्टियर देन द सी वाटर, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एंड इट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स एंड द सॉल्ट, और ये राजस्थान का एक अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है। देखो यहाँ पे जो है वो रेलवे लाइन डली हुई है, छोटी सी जो है वो कैरेज लाइन है, जहाँ पे जो है वो सॉल्ट जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भाई जो सांबर लेक है वो किस तरह की लेक है, तो वो एक एंडोरिक लेक है, इसका आउटलेट नहीं है। आउटलेट नहीं होने की वजह से यहाँ पे सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है जब इवेपोरेशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। जो लोग भी सही जवाब देते हैं इस इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो हैं, उन सबको मैं यहाँ पे फीचर करता हूं। और आज मैंने कहा भी था कि भाई जितने जल्दी आप आंसर देंगे उतने लोग जो है फीचर होंगे। तो आज ठीक है, रिस्पॉन्सेस ठीक ठाक आए हैं। अब देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। 20 का सही आंसर है। पल्लवी ने सही दिया है, निधि ने सही दिया है, लक्ष्मी ने सही दिया है, पिंटू ने सही दिया है, मोहम्मद फैजल, सचिन, न्यूमन, मिनी,
रस्तोगी, नीवा कुमारी, उसके बाद अनिमेश वर्मन है, उसके बाद मेघा है, मोइन खान, अभिजीत मुखर्जी और शुभजीत, ज्योति चक्रवर्ती, अंकित यादव, स्वीटी शर्मा, मनीषा रामोला, आकाश शिवाने और श्वेता, तृप्ति बंसल, शबनम मेहता, अश्वनी शाह, अनूप सरकार, सूरज और आलिया। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इस तरह से आप जवाब देते रहिए, क्योंकि जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे आपको याद नहीं होगा। लेकिन फिर भी विचित्र बात यह है कि इस ग्रुप की मेंबरशिप अराउंड 100 है, 99 मेंबर्स इसके अंदर वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सर आप मुझे इस ग्रुप में ऐड करो। तो आप अगर इस ग्रुप में एडेड हैं तो आप सो क्यों रहे हैं? आप भी जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब आप देख सकते हैं 10-15 लोगों के ही आ रहे हैं, जबकि मेंबर्स जो है इसके उन लोगों ने सबने मुझे मैसेज किया कि सर आप मुझे ऐड करो। तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको शर्म आ रही है तो मैं उसका क्या करूं, लेकिन आपको जवाब जरूर देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितना जल्दी आप रिस्पांस देंगे उतना जल्दी आप फीचर भी होंगे और आपको चीजें याद भी होंगी। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं आज के सेट 3 के बारे में। यहां पर हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस विद इजी एक्सप्लेनेशन, और फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा और उसी के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एट अ पर्टिकुलर प्लेस देन द वेदर एसोसिएटेड विद दैट प्लेस इज। बताइए क्या होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या होगा। ABCD, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वहां पर किस तरह का वेदर फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, बताइए। ऑलराइट, समझौता समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए, स्टेबल वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। यहां पे आप देख लेंगे, देखो दो चीजें होती है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। इसको मैं बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं। देखो, जहां पर भी अर्थ का सरफेस जो है उसको इंसुलेशन मिल रहा है, तो इंसुलेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस में मौजूद जो भी एयर है वो हल्की हो जाती है, वो राइज करना शुरू करती है। अब जब एयर राइज करती है तो पहले एयर कन्वर्ट करती है ग्राउंड पर, उसके बाद वो राइज करती है। जैसे यहां पर हो रहा है, देखो ये जो एयर है ये इंसुलेशन की वजह से सबसे पहले कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज होने के बाद ये राइज कर रही है। यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है, तो कन्वर्जेंस की वजह से ये ऊपर उठ जाती है, और ऊपर जाने के बाद ये एक्सपैंड होती है, और इसी वजह से ऊपर जो है वो डाइवर्जेंस होता है। नीचे जब ये कन्वर्ज करके एक्सपैंड ऊपर जा रही है तो नीचे एक लो प्रेशर बनाती है, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि जब भी हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो नीचे एक लो प्रेशर बनेगा, और उस वक्त जो है एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये क्यों लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, और ये क्यों जो है वो वेदर फिनोमेना को इतना ज्यादा झकझोर देते हैं और इतने अनस्टेबल होते हैं। तो जहां पर भी लो प्रेशर बन रहा है वहां पे जो है एयर राइज कर रही है, और वहां पर एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब ये जो एयर ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड स्टार्ट हुई, ऊपर जाने के बाद ये एयर ठंडी हो गई, ठीक है, और ठंडी होने के बाद ये एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होने के बाद ये भारी हो गई, और भारी होने के बाद ये एयर ऊपर नहीं रह सकती, कोई भी चीज भारी नहीं ऊपर रहती नहीं है, तो ये वापस एयर जो है वो डिसेंड करती है। तो डिसेंड करने के लिए भी पहले ये सारी कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज होने के बाद ये सीधा नीचे आती है, और नीचे आने के बाद ये फिर यहां पर जाके फिर डाइवर्ट करती है ग्राउंड पर। तो जहां पर भी एयर नीचे आके डाइवर्ट कर रही है या डिसेंड कर रही है वहां पर एक हाई प्रेशर बनता है, और जहां पर भी हाई प्रेशर बनता है दोस्तों वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। ये बात को ध्यान रखने, दो चीजें हैं, जहां पर भी एयर राइज कर रही है वहां पर एक नीचे लो प्रेशर बनेगा, और वहां पर एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। एग्जांपल इसका है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जहां एयर राइज करके ऊपर डाइवर्ट कर रही है, और डाइवर्ट करने के बाद वापस से नीचे सिंक कर रही है जब एयर, तो सिंक करेगी जब नीचे, तो वहां पर एक हाई प्रेशर बनाएगी और वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन जहां पर भी बनते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो एक हाई प्रेशर सिस्टम है, और साइक्लोन जहां पर बनते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो एक लो प्रेशर सिस्टम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द डायरेक्शन साउथ वेस्टर्न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बताइए क्या होगा। मानसूनल विंड जो है वो साउथ वेस्टर्न रीजन से क्यों आती है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस फोर्स जो होता है, इसको मैं बताता हूं अभी क्या है। बाकी यहाँ पे देखो जो और ऑप्शन है, जनरल डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्रॉम द इंडियन ओशन साउथ वेस्टर्न, ये गलत है। जनरल डायरेक्शन ये नहीं होता है, वो होता है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होता है नॉर्मली, जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और यही ट्रेड विंड जो है एक निश्चित समय पर आप देखोगे जून से सितंबर के बीच में इनका डायरेक्शन बदल जाता है, जिसको हम मानसून कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द डोलड्रम्स अराउंड द इक्वेटर नहीं, मानसून के बाद जो डोलड्रम्स हैं वो हमारे इंडियन यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर होते हैं, वो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, इक्वेटर पे नहीं होते। लो प्रेशर कंडीशंस तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे नहीं होती, पूरे होल ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स पे होती है। और ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या है,
कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक फोर्स जनरेट हो रहा है जब अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उससे कोरियोलिस फोर्स लगता है, और ये कोरियोलिस फोर्स जो है दोस्तों वो इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये बढ़ता चला जाता है, इक्वेटर पे जीरो होता है। तो उससे होता क्या है, कोई भी विंड मान लो अगर सदर्न हेमिस्फीयर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है तो इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देखो ये जो विंड है मान लो सीधी भी अगर जा रही है तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ यहाँ पर है, लेकिन ये जो अर्थ घूम रही है इस तरह से, इसलिए ये जो विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। तो विंड अगर सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है तो फिर वो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करती है, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रही है, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है, अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है तो उसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन अर्थ जो है वो घूम रही है तो इसी वजह से ये लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट करता है राइट वर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट वर्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस पे होता क्या है, नॉर्मली आपको पता होगा कि ये जो है ये हमारे प्रेशर बेल्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से हमारी ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है, ये हमारे ट्रेड विंड्स आती है जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, और यहाँ पर हमारा आईटीसीजेड भी बनता है। तो ये ट्रेड विंड्स आप यहाँ पे देखोगे, जब ये ट्रेड विंड्स जो है नॉर्मली जब ये क्रॉस करती है, नॉर्मली जून से सितंबर के बीच में जब ये क्रॉस करके इक्वेटर की तरफ आती है तो यहाँ पर एक कोरियोलिस इफेक्ट लगता है। कोरियोलिस इफेक्ट लगने की वजह से ये थोड़ा सा राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती है। राइटवर्ड डिफ्लेक्ट तो हो जाती है, ठीक है, इसको जाना था इस तरफ, ठीक है, लेकिन ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होती है, और ये फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद बहुत तेजी से इंडियन लैंडमास की तरफ इसलिए आती है क्योंकि इस वक्त यहां पर इंडिया में जून से सितंबर के बीच में ITCZ यहां पर शिफ्ट आके हो जाता है। जो नॉर्मली यहां पर होता है इस जगह इक्वेटर पे होता है, ये जो ITCZ है वो आके यहां पर आ जाता है, क्योंकि जो है सन जो है वो इक्वेटर से ऊपर चला जाता है, अपेरेंट पोजीशन जो हो जाती है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो जाती है। इसी वजह से ये जो ITCZ है वो यहां पर आ जाता है, यानी कि पूरे इंडियन लैंडमास के नॉर्दर्न पार्ट पर एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम बनता है। इसी वजह से ये सारी जो एयर है वो खींची चली आती है, और इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स या सीजनल रिवर्सल। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी को ही मॉनसूनल विंड्स कहा जाता है। मॉनसूनल का जो डेफिनेशन है वो यही है, सीजनल रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। नॉर्मली ट्रेड विंड जो है वो नॉर्मली इस तरह चलती है, देखो यहां से आती है विंड्स, ठीक है, और यहां से आती है विंड्स, ये इक्वेटर पे आके कन्वर्ज करती है। लेकिन जून से सितंबर के बीच में क्या हो रहा है, इंडिया पे एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, इसी वजह से ये जो विंड है क्रॉस करने के बाद यूं घूम के इंडिया की तरफ आती है। ये बात को ध्यान रखनी है, इसी को मानसून कहते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको थोड़ा सा मानसून बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। बताना आपको क्या है, इनमें से कौन सी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है। ABCD कॉमेंट कीजिए। बताइए क्या होगा। Which among the following is a thermally induced pressure belt? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमारी जितनी भी पूरी अर्थ है उसके ऊपर अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स हैं, और ये प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं डिफरेंस इन द इंसुलेशन, ठीक है, जो भी इंसुलेशन मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर बेल्ट जो है वो इंसुलेशन तो है, लेकिन इसमें सिस्टम ऑफ हाई प्रेशर लो प्रेशर भी ऑपरेट करता है, ठीक है, और इसके अंदर विंड का भी जो है वो ऑपरेशन होता है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट है वो दो तरह की है, एक है थर्मली इंड्यूस्ड जो डायरेक्ट सन के इंसुलेशन से बन रही है, इससे या इंसुलेशन कम है या ज्यादा है उससे इफेक्ट हो रही है, और एक होती है डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो जिसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, जहां पर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का रोल जो होता है। ये मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसमें कवर कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे जो थर्मली इंड्यूस्ड है वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पे आप देखो ये पोलर हाई प्रेशर यहाँ पर बेल्ट है, इसको यहाँ पर जो है नॉर्मली प्रेशर कंडीशन जो है ये जो है वहां पे हाई है, और जो एयर है यहाँ पे डिसेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी रहती है, और चूंकि ये पोलर एरियाज पे है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। इक्वेटोरियल लो जो है वो भी एक थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो जो है वो थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट नहीं है, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ये बात को ध्यान रखनी है। तो थर्मली इंड्यूस्ड कौन कौन सी हो गई, इक्वेटोरियल लो हो गई, और पोलर हाई हो गई, डायनेमिकली इंड्यूस्ड हो गई, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो, ये बात को ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, द pressure belt on the surface of earth are not stationary but they shift their position. This phenomena is caused due to, बताइए क्या होगा। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको, क्या होगा बताइए। ऑलराइट, समाप्त, और इसका सही आंसर होगा चेंज इन द इंसुलेशन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ, चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री पर, ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। अर्थ जो है वो टिल्टेड है। अब इस टिल्टेड की वजह से क्या होता है, नॉर्मली पूरे साल में 2 बार
सन की जो अपेरेंट पोजीशन है वो चेंज होती है। कभी सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर चला जाता है इस टिल्ट की वजह से, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भाई सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर चला गया है, और इक्वेटर के ऊपर जाने से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट वर्टिकल सनरेज पड़ती है और इसी वजह से यहां पर समर सॉल्स्टिस भी आता है। और फिर साल में एक बार एक सीजन आता है जो हमारा विंटर का सीजन है। यहां पर क्या होता है, जो सन है वो इक्वेटर से नीचे चला जाता है और इस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है, वर्टिकल सनरेज पड़ती है और यहां पर फिर हमारा समर सॉल्स्टिस यहां पर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर पे आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, जो भी प्रेशर बेल्ट हमने यहां पर देखी थी, ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी शिफ्ट करती हैं। ठीक है, प्रेशर बेल्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं है और नॉर्मली देखा गया है कि भाई सन जो है वो तो स्टेशनरी है, अर्थ की जो एक्सिस आप देख रहे हैं टिल्टेड की वजह से क्या हो रहा है कि भाई अर्थ भी देखो इसकी एक्सिस तो टिल्टेड है ही, लेकिन जो है वो अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है सन के चारों ओर, तो फिर और ऑर्बिट भी इलेप्टिकल है। तो फिर क्या होता है, पूरे 365 डेज के दरमियान में एक ऐसा फेज आता है जिसमें क्या होता है, सन की अपेरेंट पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी पड़ेगी और सदर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो ठंडा रहेगा। और फिर कभी एक ऐसा जो है पोजीशन बनती है जिसमें सन की जो पोजीशन है वो साउथ ऑफ इक्वेटर चली जाती है, जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर पे जो होता है वो पड़ती है गर्मी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो होता है वो सर्दी पड़ती है। तो इसकी वजह से आप देखोगे ये जो प्रेशर बेल्ट है वो भी शिफ्ट करती है इस अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन की वजह से, और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन कि भाई चेंज इन द इंसुलेशन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और यहां पर भी मैं कवर कर दूंगा, इसमें सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स मैंने समझा रखा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन है वो सॉल्स्टिस की पोजीशन है, समर सॉल्स्टिस की पोजीशन है, और ये है विंटर सॉल्स्टिस की पोजीशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, हॉट डेजर्ट लाइक सहारा अरेबिया डेजर्ट या अरेबियन डेजर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, रिसीव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, दिस इज बिकॉज, बताइए क्या होगा, सहारा डेजर्ट है या जितने भी डेजर्ट एरिया हैं उनको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्यों मिलती है, बताइए। बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, दे आर लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यही इसका सही आंसर है, इसके अलावा बाकी और कोई भी नहीं है। सी जो आप देख रहे हैं ये इसका सही आंसर है, दे आर लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि जो भी हाई प्रेशर पर है वहां पर क्या हो रहा है, विंड सिंक कर रही है। विंड जब सिंक करती है वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, और अगर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होगी तो फिर रेनफॉल नहीं होती है। इसी वजह से जितने भी आप ये डेजर्ट देख रहे हैं यहां पर आपको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलेगा। देखो ये जो है ये डेजर्ट एरिया है, चाहे ये डेजर्ट एरिया है, चाहे ये डेजर्ट एरिया है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर है। जहां पर भी हाई प्रेशर बेल्ट है वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, विंड वहां पर डिसेंड करती है और वहां पर फिर रेनफॉल नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, बताइए स्ट्रेटोस्फीयर का ऑल्टीट्यूड जो है वो कितना होता है। कमेंट कीजिए फटाफट से। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 0 से 51 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आप मान सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, हमारी जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, यहाँ पर आयनोस्फेयर भी होती है। ठीक है, और जो आप देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 0 से 20 डिग्री आप 20 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, अर्थ सर्फेस से। उसके बाद 20 से 50 जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद 50 से 85 किलोमीटर मेसोस्फेयर है, उसके बाद 85 से 690 किलोमीटर थर्मोस्फेयर है, और उसके बाद 690 से 1000 किलोमीटर जो है वो इवन 10,000 किलोमीटर तो है वो हमारी एक्सोस्फेयर है। तो ये आपको टेंटेटिव जो है वो डिस्टेंस पता होना चाहिए। जो भाई ट्रोपोस्फेयर जो है वो 20 किलोमीटर लास्ट है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अराउंड 50 किलोमीटर है, उसके बाद मेसोस्फेयर जो है वो अराउंड 80-90 किलोमीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है इनमें से क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसमें नॉट पूछा गया है। तो देखो अर्बन रेवोल्यूशन सही है, गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। अर्बन इंप्लोजन जो दिया था वो लुइस मॉमफोर्ड ने दिया था, और ये भी नहीं हो सकता। तो जो लॉ ऑफ पॉपुलेशन है ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ पॉपुलेशन दिया है
थॉमस माइकल सैडलर ने माल्थस ने नहीं दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे बुक माइकल थॉमस सैडलर ने 1830 के अंदर ये किताब लिखी थी द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर उन्होंने अपनी थ्योरी भी बताई है। वो ये कहते हैं कि भाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो है वो इनवर्स रिलेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी से, बर्थ रेट से। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो बर्थ रेट कम होगी, उसका वाइस वर्सा उन्होंने बताया था। तो ये थ्योरी है, ये सारी थ्योरी जो है आप यहाँ पे देखेंगे, इम्प्लोजन थ्योरी, ये अर्बन रिवोल्यूशन थ्योरी, ये लॉ ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये सब हमने हमारे कोर्स के अंदर कवर किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है। यहाँ पे आपको डेली क्लास मिलेगी, कोई लाइव क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वीडियोस आपको मिलेंगे, कभी भी देखो, कितने बार भी देखो, और आपका मन चाहे जितने बार भी देखो। साथ में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, रिवीजन क्लासेस होती है, और जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यहाँ पे चल रही है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या गूगल फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक डेमो लेक्चर भी मैंने दिया है, उसको जरूर देखें जाके, ये बात को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीडी। सीबीडी मतलब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बताइए क्या होगा। इनमें से नॉट पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एबीसीडी कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, जमा होता है समाप्त। और नॉट पूछा गया था, देखो सीबीडी जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक पूरे शहर का एक ऐसा इलाका जो बहुत वाइब्रेंट है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो टॉल बिल्डिंग्स वहां पे होंगी, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स वहां पे होंगे, और एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहां पर होगा। लेकिन रिंग रोड्स वहां पर नहीं होंगी। रिंग रोड जो होंगी वो सीबीडी में नहीं होती, वो उसके जोन 2 में होती है। रिंग रोड्स बनाई इसलिए जाती है ताकि ट्रैफिक को डिकंजेस्ट किया जाए, ठीक है। बाहर से आने वाला ट्रैफिक जो है वो सीबीडी के अंदर नहीं जाए, वो रिंग रोड में होता हुआ बाहर से बाहर निकल जाए। या सीबीडी से अगर बाहर जाना है, ट्रैफिक को निकालना है, तो रिंग रोड का यूज होता है। इसलिए रिंग रोड जो है वो सीबीडी का फीचर नहीं है, ये बात को ध्यान रखनी है। और हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज और जितने भी इसके थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ अर्बन लैंड यूज जो है, बर्जिस की और मल्टी न्यूक्लियर थ्योरी या सेक्टरल मॉडल, ये सब हमने कवर किया है हमारे ऑनलाइन ज्योग्राफी बैच के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, रीजनेबल कॉस्ट है, बिल्कुल कीजिए, लाभ उठाइए। ऑलराइट, तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया के अंदर भी सीबीडी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, उसका सीपी जो है कनॉट प्लेस। मुंबई के अंदर हम बात करें तो देखो ये नरीमन पॉइंट है, कभी हुआ करता था, और अभी रिसेंटली जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो एक नया सीबीडी बन के निकल के आया है। इस तरह से सीबीडी दिखता है, दूर से आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ एक सीबीडी है, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट है, सिटी सेंटर है जिसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल विच जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ डीके। बताइए क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल विच जोन इज कॉल्ड एज जोन ऑफ डीके। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल इस तरह से है, ये सीबीडी है, और सीबीडी के जो नेक्स्ट जोन है, जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, उसको हम जोन ऑफ डीके कहते हैं। और जोन ऑफ डीके से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आपको स्लम एरिया देखने को मिलेगा, ओल्ड एरिया देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसको जोन ऑफ डीके कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, जो आंसर होगा उसका डी नन ऑफ दीज होगा। बाकी जितने भी जोन है वो रेसिडेंशियल है, और फिर ये फ्रिंज एरिया के अंदर आता है, ये हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया के अंदर आता है। इसका आंसर डी नन ऑफ दीज है। जोन ऑफ डीके जो होता है वो जोन 2 को कहा जाता है हमारे, ये वाला को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। ये क्वेश्चन हमारे बैच से ही पूछा गया था, और मैंने सोचा कि इसको यहां पे बता दिया जाए ताकि आप लोग का भी फायदा हो। रूरल अर्बन कंटिन्यूअम क्या होता है बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये पहला है शार्प डिवीजन बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज, दूसरा है बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज, और तीसरा है ट्रेड लिंकेजेस बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। तो रूरल कंटिन्यूम टर्म सुन के ऐसा लगता है कि भाई कुछ ट्रेड लिंकेजेस की बात हो रही होगी, लेकिन इसका सही आंसर है ए, शार्प डिवीजन बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। ये बात को ध्यान रखनी है। तो इसका जस्ट अपोजिट है वो है रूरल कॉन्ट्रास्ट, जो सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, शार्प डिवीजन नहीं, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, इसका आंसर जो है वो डी होगा। मैंने यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं लिखा है, ठीक है, नन ऑफ दिस लिखा है, इसका आंसर डी होगा। डी इसमें नहीं था, आई एम सो सॉरी, इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसका आंसर डी है। मतलब रूरल अर्बन कंटिन्यूम का मतलब ये होता है कि जहां पर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के अंदर हम शार्प डिवीजन नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो ए वाला ऑप्शन है, शार्प डिवीजन बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज, मतलब है रूरल कॉन्ट्रास्ट,
ठीक है, यहां पे आप देखोगे इसका जो भी आपने दिया है वो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें मैंने डी ऑप्शन नहीं दिया, मैं भूल गया, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसका डी आंसर था बेसिकली नन ऑफ दिस। तो यहां पर ये एक कंसेप्ट निकल के आया है जो नॉर्मली सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है। वो ये कहते हैं कि भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद कुछ टाउन्स बने, मॉडर्न टाउन्स बने, अर्बनाइजेशन वाले टाउन्स बने, सिटीज बने। तो उसके आसपास का जो एरिया था, गांव वाला इलाका है, उन्होंने भी ग्रोथ दिखाई और वहां पर अभी जो मोड ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल अर्बन एरिया जैसी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब यहां पर ये पता नहीं लग पा रहा है कि भाई कौन सा स्पेसिफिकली एक अर्बन एरिया है और कौन सा एक स्पेसिफिकली रूरल एरिया है। इसी को ही रूरल अर्बन कंटिन्यूम कहा जाता है, जहां पर आप ये क्लियरली नहीं बता पा रहे हो कि भाई ये जो है वो एक रूरल एरिया है और ये एक अर्बन एरिया है। नॉर्मली क्या होता है, एक क्लियरली डिफाइंड डिवीजन होता है रूरल एरियाज के अंदर और अर्बन एरियाज के अंदर। वे रूरल एरियाज के अंदर जो मोड ऑफ लाइफ होगी थोड़ी अलग होगी, थोड़ी प्रिमिटिव होगी, लोग बाग कामकाज का जो नेचर होगा वो थोड़ा अलग होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी, बड़ी बड़ी फैमिलीज होंगी, फार्म्स होंगे, फार्मलैंड्स होंगे। लेकिन तो कुछ टाइम बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से जो अर्बनाइज्ड टाउन्स निकल के आए तो उसके आसपास के जो गांव थे, ठीक है, उन्होंने भी ग्रोथ दिखाई और अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पर हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई कौन सा एक स्पेसिफिकली अर्बन एरिया है और कौन सा एक स्पेसिफिकली रूरल एरिया है। तो इस पूरे कलेक्टिव टर्म को कहा जाता है रूरल अर्बन कंटिन्यूअम। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है रूरल अर्बन फ्रिंज से। तो जो मैंने आपको बता रखा है, हमारे बैच के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये बात को ध्यान रखिए। देखो ये एक लार्ज सिटी कॉन्वर्बेशन है, उसके आसपास के जो स्मॉल विलेजेस हैं, ठीक है, ये जो टर्न हो गए हैं एक आउटस्पिल टाउन के अंदर, यानी कि इनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है वो एक अर्बन लाइफ वाली क्वालिटीज देखने को मिलती है। तो ये जो है इसका सही आंसर है, इसका आंसर डी नन ऑफ दीज है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये हमने कर लिए गाइस कुछ 10 क्वेश्चंस, और देखो आपने क्या क्या सीखा है इस 10 क्वेश्चन के सेशन के अंदर। सबसे पहले आपने सीखा है हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम के बारे में, इसमें अपने कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की है। उसके बाद हमने कोरालिस फोर्स एंड विंड डायरेक्शन के बारे में बात की कि भी कोरालिस फोर्स से किस तरह से विंड डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करती है और इंडियन मानसून कैसे इफेक्ट होता है। थर्ड हमने बात की है प्रेशर बेल्ट और शिफ्टिंग के बारे में मैंने बात की है। प्रेशर बेल्ट दो तरह की होती है, थर्मली इंड्यूस्ड, डायनामिकली इंड्यूस्ड, और उसमें शिफ्टिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवीडी के बारे में, और उसके बाद हमने कुछ बात की है कुछ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी, जैसे कॉन्सेंट्रिक मॉडल हो गई, या अर्बन इंप्लोजन हो गया, या अर्बन रिवॉल्यूशन हो गया। तो ये हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, ठीक है, और उसके पहले बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे के बारे में। इसमें हमने बोला था कि भाई सर्कम पैसिफिक रीजन जो है वो क्या इंक्लूड करता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वॉल्केनिक आइलैंड सबको कवर करता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे, ये रिंग ऑफ फायर है, ये जो एरिया है वो मोस्ट जो है वो अर्थक्वेक प्रोन और वॉल्केनिक प्रोन एरिया है। और यहाँ पे देखोगे ये जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसके जो स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हवाई आइलैंड्स हैं, वो सब आते हैं हमारे रिंग ऑफ फायर के अंदर। ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर प्लेट्स के मूवमेंट भी दे रखे हैं, देखो इस तरह से जो होती है प्लेट जब कन्वर्ज करती है तो यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। ये क्वेश्चन 9 नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि भाई इक्वेटोरियल वेस्टर्ली जो है वो उसका डायरेक्शन क्या है। इक्वेटोरियल वेस्टर्ली इसका डायरेक्शन क्या है, ABCD आपको बताना है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है जिसको मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो पहले जिन्होंने देखा होगा वो बता पाएंगे। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब आपको देना है, लाइव चैट में कोई नहीं देगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आप इच्छुक हैं हमारे यूजीसी नेट ज्योग्राफी कोर्स से जुड़ने के लिए तो बिल्कुल जुड़िए, और इसमें आपको सारा कंप्लीट कोर्स कवरेज मिल रहा है, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट में आपको मिलता है, PDF मटेरियल आपको मिलता है, रिवीजन क्लासेस होती हैं, वीडियोस आप कितने बार भी देखिए। मेरे साथ कोई एक स्पेसिफिक टाइम में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप जब भी फ्री हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप फैमिली वाले हो, सब लोग इसके अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक ये बैच है, ये कोर्स है। ज्वाइन करने के लिए इस पर आप कॉल करेंगे, गूगल फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिलअप करें। डेमो लेक्चर मैंने आपकी सहूलियत के लिए लगा रखा है ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि भाई ये जो क्लासेस हैं वो कैसे चलती हैं। पेमेंट मोड के अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रखी है, और गूगल पे, फोन पे का मैंने आपको फीचर दिया है। तो सारी चीजें स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, कॉल करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। ये जो बैच है वो दिसंबर 2020 को टारगेट करते हुए बनाया गया है, और इसके अंदर हम कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स कवरेज। ठीक है गाइस, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर आप जुड़ जाइए। PDF आपको मिल गया होगा लास्ट बैच का, अभी तक 2 सेट हमने किए हैं, उन सबके PDF आपको मिल गए होंगे, तो इसका भी मिल जाएगा। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है, और ये हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम लोग रिडल्स करते हैं, जो हमारा सेगमेंट है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और डेमो लेक्चर लिंक, देखिए। अगर समझ में आता है तो ज्वाइन करिए, नहीं आता है मत करिए, लेकिन डेमो लेक्चर जरूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।